हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग पढ़ रहे थे पॉइजन। अब पॉइजन के बारे में अपन ने देखा था कि उसका फॉर्मूला होता है Emax e की पावर -m m की पावर x Emax और x फैक्टोरियल e की पावर -m m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अरे ये एग्जॉस्ट तो बंद कर दो भाई, पागल है क्या? कौन पागल है ये? एसी चला के एग्जॉस्ट खोल के बैठे। वाह यार क्या टेक्निक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलो हाँ, तो ये अपना फॉर्मूला बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी निकालने का, सॉरी पॉइजन का, बाइनोमियल का तो ये था। अब बाइनोमियल के फॉर्मूले में दो चीज़ की जरूरत पड़ती थी, एन और पी, तो उसके बाई पैरामेट्रिक था। यहाँ पर एम से ही काम हो जाता है, तो एम ही किसके बराबर हो गया? एन बी के बराबर हो गया। ठीक है, अब मीन मीडियन वगैरह सब क्या होता है यहाँ पर? मीन मोड वेरिएंस वगैरह सब क्या होता है? एम। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये और इसको देखो तो कोई ज़्यादा फर्क है क्या? बेटा इधर ध्यान से देखना, ये एन पी है, ये n+1 इंटू पी है। मतलब अगर ये 20 इंटू पी होगा, ठीक है, ये 21 इंटू पी होगा, है ना? तो मोड तो सेम ही रहेगा यहाँ पर एम एम। अब यहाँ पर मीन है एन पी, यहाँ पर वेरिएंस है एन पी क्यू। यहाँ पर भी ऐसा क्यों नहीं है भाई? ये एन पी है, एम मतलब एन पी, तो ये एन पी क्यू होना चाहिए। देखो बेटा, एन पी क्यू और एन पी का कोई खास फर्क होता ही नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं होता मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर मान लो मैं लेता हूँ 500 ट्रायल, कितने? 500, मैं 500 लेता हूँ ट्रायल, ठीक है, और सक्सेस के चांस मान लो 1% है, ठीक। तो 500 इंटू 1% कितना हुआ? 5 हुआ। अब ये तो मीन आ गया n इंटू पी करके। अब एन पी क्यों करता हूँ? 500 n, ये p, ये q, नियरेस्ट टू 5 आएगा, करके देख लो। 4.95 आया। ये मीन है, ये वेरिएंस है कुछ खास फर्क नहीं? चलो इसको 2 करके देख लो। 500 का 2% कर लो, 10 आएगा। अब 10 का 2% और 98% करके देख लो, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अरे यार सुनो मेरी बात सुनो, 500 का 2% क्या क्या आया? 10 आया। 10, 500 का अगर 2% होता है, 2% और 10 आता ही है, हाँ 10 आता। अब 500 का 2% और 98% करके देखो क्या आ रहा है? 500 इंटू 2% इंटू 9.8 आया। लगभग पास की है, समझे? बाइनोमियल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। क्यों फ़र्क पड़ता है समझाता हूँ। अगर बाइनोमियल में ये 50% होते, 40%, 50%। अब जैसे 500 का 40% करो, 200 वो आया मीन। अब 60% करो, वेरिएंस आ जाएगा। 40 किया ना अभी, 120, समझे? 200 और 120 इतना फ़र्क पड़ गया ना, ठीक है। ये फ़र्क किस में पड़ता है? यहाँ मीन और वेरिएंस में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? अगर ये फॉर्मूला लूँ, एन बी और एन पी क्यू लूँ, तो एन बी और एन पी क्यू में कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नहीं भाई। एन बी आता है 5, तो एन पी क्यू आता है 4.95। एन पी आता है 10, तो ये आता है 9.8। इसीलिए यहाँ पर मीन और वेरिएंस एम ही होती है। आई बात समझ में? अब तुम थोड़ा परसेंटेज वगैरह को भी देखा करो। बेटा ये मीन है ना? तो मीन का 99% लोगे तो कुछ खास फर्क पड़ा गया? 1% तो कम ले रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो क्या क्या कह रहा हूँ मैं? मीन का 99% ले रहे हो, तो वेरिएंस में कोई फ़र्क आएगा क्या? 1% का फ़र्क आएगा वेरिएंस में। तो 1% के फ़र्क के लिए अपन क्या मीन और क्या वेरिएंस अलग अलग करें? तो सेम रखते हैं अपन, समझे? चलो अब और समझो, और समझो, और एक लेवल और ऊपर जाए। हाँ, वेरिएंस क्या बताता है? वेरिएंस ये बताता है कि
एक्स में, सुन रहे हो सारे बच्चे, एक्स में और उसकी निकाली हुई वैल्यू में जो फ़र्क होता है वो मीन के बराबर का ही फ़र्क होता है। एक्स के स्क्वायर में और मीन के स्क्वायर में जो फ़र्क होता है, फ़र्क वो किसके बराबर का फ़र्क होता है? मीन के बराबर का ही फ़र्क होता है। ये कहना चाह रहा है ना वेरिएंस। क्या कहना चाह रहा है? कि सारी एक्स की वैल्यूज़ को स्क्वायर करें और मीन को स्क्वायर करें और हर बार मीन के स्क्वायर को सारी वैल्यूज़ में से माइनस करें, मतलब माइनस करके स्क्वायर करें। खैर ठीक है, तो किसके बराबर रहेगा? वो मीन के ही बराबर रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मीन को मिलने की संभावना हर एक चीज़ में, हर एक मास पॉइंट के अंदर, हर एक मास पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है मीन के कंपेयर में। यानी क्या कि आज अगर मान लो ऐसा बोला जाए कि एक पेज के ऊपर ऑन एन एवरेज 4 मिस्टेक होती है, ठीक है, मीन 4 आया, तो ऐसा बोला गया कि एक पेज पे ऑन एन एवरेज कितनी मिस्टेक होती है? 4 मिस्टेक होती है। तो अब तुम्हें लगता है एक पेज पे 4 मिस्टेक होगी? अपन ने देखा एक पेज पे मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। तो 4 मिस्टेक रहेगी क्या एक पेज पे? नहीं ना। तो हमारी बात का फ़र्क कितना रहता है? जो मीन आया ना, मीन से अगर हम फ़र्क देखें तो पूरा के पूरा ही फ़र्क रहता है, क्योंकि मिस्टेक मिलने के चांस ना के बराबर होते हैं। तो हमारी बात का मीन से जो फ़र्क रहता है, जो हमने मीन निकाला, उससे हम जो कह रहे हैं पेज पे मिस्टेक होगी, वो बिल्कुल मीन के जितना ही फ़र्क रहता है, यानी कि मिस्टेक होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाता है कि ऑन एन एवरेज एक पेज पे 4 मिस्टेक होगी। इसीलिए हमारा मीन और वेरिएंस सेम ही आता है। मीन और वेरिएंस का सेम आने का मतलब क्या हुआ? कि तुम कह रहे हो 4 मीन है, और अगर मैं सब में से 4 माइनस कर रहा हूँ और 4 माइनस करने पे 4 की जैसी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो सारे अमाउंट का फ़र्क 4 के साथ कितना है? मीन के बराबर का है। 4 के बराबर का ही फ़र्क है। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ? सारी वैल्यू का फ़र्क मीन के साथ मीन के बराबर का ही है। ठीक है, यही कहना चाह रहा हूँ ना। चलो खैर, अभी तुम्हें मेरी ये बात तो समझ में आई, क्योंकि मीन का 99% अपन ने किया तो अपना ये आया। ठीक, इसीलिए कोई खास फर्क तो है ही नहीं 99% करना है, 98% करना या 97% करना। इसलिए अपन क्या करते हैं, मीन को और वेरिएंस को यहाँ पर एक ही मानते हैं। आगे बढ़े, अभी ये हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। इसके अपन 1-2 क्वेश्चन करके फिर ये पढ़ते सारे। पहले ये देख ले, चलो इतना देख लेते। क्या लिखा है ये? हाँ, ये बोलता है e की पावर माइनस m का मतलब पता है क्या होता है? हमने कहा बता भाई, 1 डिवाइड बाई e की पावर है। हाँ, मैं तो पता ही नहीं था, पढ़ के आए हो तुम लोग रेशियो में, इंडिसेस में पढ़ते हो। ठीक है, उसमें तुम लोग पढ़ के आए हो कि e की पावर माइनस m का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई e की पावर m। ठीक, e की पावर 0 का मतलब होता है, तो ये सब पढ़ लिख कर आए तुम लोग समझदारी से। चलो, ये ऑलवेज मोर देन, ऑब्वियस बात है, ऑलवेज मोर देन 0 ही होगा। ठीक है, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ m इज ऑलवेज मोर देन 0। m की कुछ भी वैल्यू हो, m 0 से बड़ा ही होगा ही ना। क्यों होगा 0 से बड़ा m? क्योंकि n और p मिलकर m बनता है। n इतना बड़ा वैल्यू है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भले बहुत कम है, लेकिन n की तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना। इसीलिए n और p मिलेंगे तो m आएगा ही आएगा कुछ, और m कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, इट फॉलोज डेट, अगर m 0 नहीं है तो ये बोलता है इट फॉलोज डेट, ये प्रोबेबिलिटी किसी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 है। तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, वो सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है फॉर एवरी एक्स। आ जाओ। ऑल्सो इट कैन बी एस्टेब्लिश दैट सिग्मा प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। ही पढ़ के आ चुके हैं, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है। याद रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है? मोर देन इक्वल टू 0, है ना। और m हमेशा क्या रहेगा? मोर देन 0। m हमेशा मोर देन 0 रहेगा। याद रखना, कहाँ पर मोर देन इक्वल टू लेना है, कहाँ पर मोर देन लेना है। समझो, मीन कभी 0 के बराबर नहीं आएगा।
मीन कभी जीरो के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तुम समझो ना बात को यार। एम जीरो क्यों हो सकता है? एम जीरो क्यों हो सकता है? जब एन कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। भले प्रोबेबिलिटी जीरो तक जा रही हो, जीरो तो नहीं होती प्रोबेबिलिटी, कुछ तो वैल्यू होती है। अब 0.01 भी मान लिया अपन ने, 0.01 भी मान लिया, तब भी अगर n की वैल्यू 1500 है तो 1500 का 1% जीरो आएगा क्या? फिर 1500 का 1% आया 15। अरे n तो बड़ा ही होता है ना, समझ में क्या कह रहा हूँ? तो m कभी जीरो से जीरो हो सकता है क्या? जीरो नहीं, m इज ऑलवेज मोर देन जीरो होगा। हाँ, किसी की भी प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू जीरो हो सकती है, ठीक है, मोर देन इक्वल टू जीरो हो सकती है प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और ये अपन 50 बार पढ़ के आ चुके हैं हर चैप्टर में, और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी पढ़ के आए हैं अपन। चलो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, टिक लगा लेना। यूनिपैरामेट्रिक है, वो बाई पैरामेट्रिक था। द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू एम, वेरियंस वो भी एम। लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्सो भी यूनिमॉडल बाई मॉडल, ये भी यूनिमॉडल बाई मॉडल होता है, ठीक है। वी हैव मोर इज, देखो ये आ गया ना वर्ड यूनिमॉडल बाई मॉडल, और वहाँ ऑप्शन में टिक लगा रखा था मल्टी मॉडल पे। अपन जो सेट ए के क्वेश्चन कर रहे थे, कैसा मस्ती करता है, खुद ही बोल रहा है कि बाइनोमियल की तरह पॉइसन भी यूनिमॉडल बाई मॉडल होता है। तो टिक किस पे लगना चाहिए था? ऑप्शन डी, ए और सी। तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे थे, ए यूनिमॉडल, बी बाई मॉडल, सी मल्टी मॉडल, डी ए और बी। ए और बी पे टिक लगना चाहिए था, डी पे, और मल्टी मॉडल पे लगा रखा था, आंसर सी दे रखा था वहाँ। कहाँ लेकर जाए इनको? पॉइसन अप्रोक्सीमेट, चलो छोड़ो इसको, ये भी छोड़ो एडिटिव। ये एग्जांपल देख लिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिमांड पर मिनट फॉर हेल्थ सेंटर, हर 1 मिनट में डिमांड हेल्थ सेंटर की। क्वेश्चन ऐसे लेवल के होते हैं, पहले ही भारी क्वेश्चन दे दिया, समझ में नहीं आता कैसे देना चाहिए क्वेश्चन। अब सिंपल देगा। आओ बेटा, कार्यक्रम शुरू कर। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, दोबारा फिर ऊपर जाएंगे, वापस पढ़ेंगे पूरा एक एक चीज़ को, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चन करके देख लेते, आता ही नहीं आता। बिटवीन 9, अभी फॉर्मूला है ई मैक्स, ई की पावर एम की पावर एक्स, ये फॉर्मूला याद, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा अपन। चलो एक कमाल की बात बता दो। किसकी बात है? कमाल। एक्स अगर जीरो हो, जीरो की प्रोबेबिलिटी निकालने का बोले, जीरो की, ठीक है, तो जीरो की प्रोबेबिलिटी ये होती है, ये e की पावर माइनस है, खत्म। सही है भाई। एक्स जीरो होगा तो ये जीरो लगेगा, जीरो लगेगा तो इसको 1 बना देगा। और जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? जीरो होता है जीरो फैक्टोरियल। बेटा कुछ हो जाएगा तुम लोगों को एग्जाम में, ऐसा कर मत देना। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, 1 जीरो मत लिख देना। यहाँ पर लॉजिक बताया था 1 क्या होता है, ठीक है। और पावर जीरो होने पे 1 क्या होता है, वो भी लॉजिक बताया था, ठीक है। चलो, m की पावर 0 तो ये 1 बन जाएगा, जीरो फैक्टोरियल ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो अकेला बेचारा यही तो बचा, e की पावर माइनस m, समझे। तो जीरो फैक्टोरियल के अंदर क्या होता है? अरे वो काउंट कर रहे, चलो यार सिखाओ, इनको भी सिखाओ। हाँ, कचौरी आ गई, आज पेपर आएंगे, कल कचौरी आएगी। चलो, e की पावर माइनस m, हाँ बाद में आएगी, ठीक है। लो आ जाओ, पढ़ लो यार। e की पावर माइनस m प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जीरो के, है ना, क्योंकि जीरो के अंदर ये दोनों 1 बन जाते हैं, 1। समझ में आ रही है बात? चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, सीख लेना कुछ। बिटवीन 9 to 10 AM, 9 से 10 बजे की बात कर रहे हैं। तो 9 से 10 बजे कितने घंटे हुए, कितने मिनट हुए? 60 मिनट। 60 मिनट की बात कर रहा है। द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल पर मिनट कमिंग इनटू अ स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी, 4 पर मिनट। एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल है 4, हर 1 मिनट में 4 कॉल आते हैं। हाँ, तुम्हें लगता है 4 कॉल आएंगे हर 1 मिनट में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेटा ड्यूरिंग 1 पर्टिकुलर मिनट। प्रोबेबिलिटी बताओ, ड्यूरिंग 1 पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी
अब ध्यान से लाइन पढ़ना है, लाइन में बहुत सारी चीज़ें बताएगी, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी नो फोन कॉल। ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी नो फोन। मतलब क्या, अगर मान लो 9:15 हो रही है, तो 9:15 से लेकर 9:16 हो गया 1 मिनट। कोई सा भी एक मिनट की बात कर रहा है, कोई सा भी 1 मिनट लो, जैसे 9:40 हो रहे हैं, तो 9:40 से 43 के बीच में प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट, किसी भी एक पर्टिकुलर मिनट में देयर विल बी, अब इसको याद रखना, वन पर्टिकुलर। अभी कुछ काम का नहीं है वैसे, ये तुम कह रहे हो अच्छा ये काम का नहीं, इसमें फोकस कर रहे हो आप, ये बाद में काम आएगा, बाद में कहा ये सिर्फ लाइन में काम आएगा, थ्योरी में। ऊपर अपन थ्योरी छोड़ के आए ना, अभी पॉइंट छोड़ के आए, वह काम आए, ठीक है। तो ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट, किसी एक पर्टिकुलर मिनट में नो फोन कॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक फ़ोन कॉल भी ना आए। जो कमाल की चीज़ है बेटा, कमाल की चीज़। ऐसे नहीं पूछ रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फोन कॉल, ऐसे बोला क्या? समझना, बात समझना बेटा, तुम समझो चीज़ों को। उसने ऐसे बोला क्या तुमसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फोन कॉल? नहीं, क्या बोला कि किसी एक पर्टिकुलर मिनट में नो फोन कॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। ऐसे नहीं बोला नो फोन कॉल की बताओ, ठीक है। तो सर अगर ऐसे बोले नो फोन कॉल की बताओ, पर्टिकुलर मिनट की बोले, तो कोई फ़र्क है क्या? बोलने में फ़र्क है, चीज़ तो वही होगी जो होगी, ठीक है। मतलब एक तरीके से तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हें बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फोन कॉल, नो फोन कॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। मीनिंग तो यही है। अब ये लाइन क्यों लिखी? क्योंकि वो बोल रहा है किसी एक पर्टिकुलर मिनट की बात करें तो हम उसमें पूछ रहे हैं। जैसे ये कह रहा है ना 1 मिनट में 4 कॉल आते हैं, तो ऐसा बताओ कि कोई एक पर्टिकुलर मिनट में, किसी पर्टिकुलर मिनट में एक कॉल भी नहीं आया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती? एक कॉल भी नहीं आया, तो ये कह रहा है x अगर 0 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सिंपल है, e की पावर माइनस m क्या है यहाँ पर? एवरेज कॉल क्या है? एवरेज कॉल, ये रहा ना एवरेज कॉल 4, द एवरेज नंबर ऑफ कॉल 4। अरे एवरेज नंबर ऑफ कॉल 4 है, तो 4 हमें क्या दे रखा है? m। तो इस क्वेश्चन में हमें m दे रखा है 4, और 0 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है, ये है क्वेश्चन। अभी समझ में आया हो तो आगे बढ़े। एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल दे रखा है 4, बेटा एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल है, एवरेज का मतलब मीन होता है, तो हमें मीन दे रखा है, m दे रखा है 4। समझ गया? x इज इक्वल टू 0, 0 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 0 की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए ये सब लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि m की पावर 0 1 आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, ये दोनों 1 ही बन जाएंगे। तो सीधा e की पावर -4 कर दो, ये होगा 1 डिवाइड बाई 7 के साथ 1, 8 के साथ 2 की पावर 4। बच्चे कह रहे हैं इसने दिया हुआ है ये 0.018316, इसने दिया हुआ है अपन को, ठीक है। तो ये निकालना भी नहीं पड़ा, यही आंसर आ गया, आंसर ही दे रखा है। ऐसे आते क्वेश्चन एग्जाम। चलो अगर तुम्हें निकालना पड़े तो तुम कैसे निकालोगे? तुम कैलसी पे लिखो 2.71828, ऐसे लिखो, लिख लिया? ये 2.71828, 7 के साथ 1, 8 के साथ 2 यार, फिर 8 लिख दिया, 2.71828 लिख दिया। अब डिवाइड दबाकर 3 बार इक्वल टू दबा दो, डिवाइड दबाकर 3 बार इक्वल टू दबा दो, क्या आया? एक और बार दबा दो इक्वल टू, हाँ 0.08, हाँ ठीक। वापस ऑन दबाओ, लिखो 2.71828, डिवाइड दबाओ, डिवाइड इक्वल टू दबा दो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार इक्वल टू दबा के क्या आया? ये आ गया। डिवाइड दबा के 4 बार इक्वल टू दबाना है। 2.71828 लिखा, डिवाइड दबा के 4 बार इक्वल टू दबा देना। जैसे डिवाइड दबा के इक्वल टू दबाओगे
तो पहली बार तो रेसिप्रोकल करेगा, ठीक है। फिर 1 2 3 3 बार और दबाए तुमने इक्वल टू, तो 4 की पावर 4 कर देगा उसको, ठीक है। डिवाइड दबाकर इक्वल टू दबाने से रेसिप्रोकल हो जाता है अपने आप ही। हाँ 5 होता तो 5 बार दबाते, 6 होता तो 6 बार दबाते। डिवाइड दबाकर मतलब माइनस के जब भी पावर लगानी हो, माइनस की पावर जब भी लगानी हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, माइनस के लिए डिवाइड दबाते और पावर के लिए इक्वल टू दबाते। इतना याद हो, माइनस के लिए डिवाइड, पावर के लिए इक्वल टू। आ जाएगा ना? हाँ हाँ, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या? हाँ, कैसे होगा? उससे पहले इसका पावर लगा के क्या करोगे? ये इजी है। अच्छा अच्छा, ये इजी बढ़ गया ना। हाँ मैं कह रहा हूँ वही m प्लस इजी नहीं है वो, उससे बढ़िया तो ये है। हाँ अरे तुम्हारी मर्जी, ये इजी है, बस मैं तुम्हें इजी और फास्ट चीज़ बताता हूँ। फास्ट तुम्हें जैसे सही लगे करो, मेरे को मतलब ही नहीं आ रहा। तुम तो बोलो सर पेपर में तो लिखूंगा पूरा 2.71 4 बार लिखूंगा, तभी करूंगा मैं। फिर लिख ले भाई, ठीक है। हाँ बाद में बात करते, अभी समझ तो ले, पहले एक चीज़ तो पढ़े। कहा तो सही, भी पीछे जाएंगे दोबारा, ठीक। पाई क्या होता है बता। जब तुम्हें ये पता नहीं है पाई क्या होता है, तुम मुझसे कह रहे हो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये बताओ। पाई पता होना चाहिए ना क्या होता है ना। उसका तो लॉजिक जाना नहीं अपन, कोई बात नहीं, बताऊंगा बाद में, बताऊँ पहले पढ़ लो। हाँ चलो, ये समझ में आती है चीज़ें। अब एटमॉस 3 4, एटमॉस 3 4 3 वर्ड होते हैं। एग्जैक्टली 3 का मतलब 3, ठीक है। एटमॉस्ट 3 का मतलब 0 1 2 3, ये एटमॉस 3। और एटलीस्ट 3 का मतलब 3 4 5 n, ये एटलीस्ट 3 का मतलब होता है। और एटलीस्ट 3 का दूसरा मतलब होता है 1 माइनस 0 1 2। सारे मतलब बता दिए। एग्जैक्टली 3 का मतलब 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो, बस 3 की। एटमॉस 3 का मतलब 0 1 2 3 की निकालो। एटमॉस 3, एटमॉस का मतलब होता है कम से कम 3 आए, कम से कम 3 भी आ सकता है, 2 भी आए तो भी चलेगा, ठीक है। 1 आए तो भी, कम से कम 3 बोला है ना, ठीक है। कम से कम 3 आए, तो या तो 3 आए, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एटमॉस 3 का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 3 आए, बस एटमॉस 3 आए, 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। एटमॉस 3 आए यानी 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो या तो 3 आए या 3 से कम आए। एटमॉस 3, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3, मैंने गलत बोल। एटलीस्ट 3 का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमॉस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैक्सिमम 3 बोलता है, ये मिनिमम 3 बोलता है। जैसे अभी फीस है, तो फीस कैसे मंगाएंगे कि कम से कम 10,000 लाना है। मतलब बच्चा 20,000 लिया है तो मना करेंगे यार नहीं नहीं, तो तू 20 क्यों लाया। एक पूरी फीस लिया है 40, तो मना करेंगे 40 क्यों लाया। अरे यार ये गलत बात है, गलत बात है। 10 बोला 10 लाना था, तो फीस में कैसे बोलते कम से कम 10,000 तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। वो कम से कम है, ज़्यादा लाओ तो बहुत अच्छी बात, चाय वाय पिलाएंगे, स्वागत करेंगे तुम्हारा। पूरी ले आओ तो बैंड बाजी बजवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। मस्त एकदम शानदार डांस वांस होगा, बैंड बाजे बजे। हाँ नहीं मिला चाय तो तेरी चाय मांगी बेटा। लो चलो आ जाओ, टाइम पास बाद में कर लेना। फोकर के टॉपिक में तुम्हें बहुत मज़ा आता है। अरे इधर ये घर बाहर की बात से फ्री होती है येड़ी। एग्जैक्टली 3, इसमें क्या आना चाहिए? 3 की प्रोबेबिलिटी बतानी है बस। एटमॉस का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 3, ठीक है, एटमॉस्ट। और एग्जैक्ट एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 आए। एटलीस्ट 3 तो कम से कम आए, ठीक है। तो कम से कम 3 तो कम से कम आए, 3 4 5।
एटमॉस 3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3, बस 3 से ज़्यादा नहीं, कम चलेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। समझ गए भाई सारे वर्ड का मतलब। अब इसने यूज़ किया है एटमॉस 3 फोन कॉल। एटमॉस 3 के अंदर 0, 1, 2, 3 की प्रोबेबिलिटी बताएंगे, ठीक है। एटमॉस्ट तो 0, 1, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी। हर जगह एक चीज़ कॉमन रहेगी, e की पावर -m हर जगह कॉमन रहेगा, e की पावर -4, e की पावर -4, e की पावर -4, e की पावर -4, e की पावर -4। फिर 4 की पावर x, तो एक बार x 0 है तो 4 की पावर 0, एक बार x 1 है तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 0 है तो 0 फैक्टोरियल, 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो x फैक्टोरियल नीचे आ जाता है। क्या ये सारे फॉर्मूले समझ गए? बस इसे सॉल्व कर लेंगे अपन। भाई e की पावर -4 आएगा, 0.08 दे ही रखा है। अब ये कॉमन लेके सॉल्व करता है, मतलब इसने e की पावर -4 कॉमन ले लिया, ठीक। उसके बाद ये 1, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 4 आया, है ना। यहाँ से 4 बाई मतलब ये 4 की पावर 2 है, 4 4 16 और ये 2 16/2 आया, यानी कि 8 आया, ठीक है। यहाँ से 4 की पावर 3 और ये फैक्टोरियल है, ये सॉल्व किया 64 आया, फैक्टोरियल सॉल्व किया 6 आया। तो इस तरीके से e की पावर -4 लेकर इसको कॉमन ले लिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, सबसे बढ़िया काम हो जाता है कॉमन लेने में। बस इनको ऐड कर लो, जो भी आंसर आए e की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दो। e की पावर -4 दे रखा है, हटाओ इसको सबको, पक्का हटा दो। ये आया 71/3, इसको सॉल्व किया, इंटू कर दिया, आंसर आई। सबको अलग अलग सोल्व नहीं करना है यहाँ पर, ये सबसे बढ़िया बात है। यहाँ पर सबको अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉमन ले लो e की पावर -4, मज़ेदार। ये तो सबसे बढ़िया बात है। पॉइजन दिखने में पॉइजन है, ठीक है, मगर उसका असर कुछ भी नहीं है, अमृत की तरह वो, ठीक है। इसको पीने से मरोगे नहीं बेटा, जिंदगी मिल जाएगी, मरते हुए को जिंदगी मिल जाएगी। कितना बढ़िया यार, इससे बढ़िया क्या लोगे? अभी बाइनोमियल होता, बाइनोमियल तो पूरा सोल्व करवाता तुम्हें तुमसे, ठीक है। p की पावर q की पावर बैठे बैठे सोल्व करते रहो, p की क्या करोगे, उसमें कॉमन क्या लोगे तुम लोग? तो ये सबसे बढ़िया भाई अपना आदमी। अब आओ मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये ऐसे भी बोल सकता था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फोन कॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अब जो बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें एक लॉजिक की बात बताने, अभी तुम्हें समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं तुम्हें ऊपर अपने एक लाइन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, बताऊंगा कौन सी लाइन है, उस लाइन का एक लॉजिक बताऊंगा अभी, वो समझ में आए। अब जो बोलने जा रहा हूँ वो समझ में आए तो ठीक है, और ना आए तो बाहर में जान दो, कुछ काम भी नहीं है उसका। सर समझा क्यों रहे हो? ऐसे ही कुछ बच्चे को बहुत ज़्यादा ईगरनेस हो जानने की, ठीक है, तो जानो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है जानने में। तो अब जो बताने जा रहा हूँ समझ में आए तो रख लो, ना आए तो साइड में करो, फोकट का टेंशन लेने की, लोड लेने की ज़रूरत नहीं। क्या बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। पॉइजन के अंदर जब भी प्रोबेबिलिटी निकालने का बोलेगा तो याद रखना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बोलेगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिनट की बोली, ठीक है, बोली ना, ऐसे ही बोल सकता था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फोन। मान लो क्वेश्चन आ जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फोन कॉल, तो क्या ऐसे सोल्व नहीं करोगे तुम लोग? हाँ, क्या तरीका बदल जाएगा सोल्व करने का? तो कोई फर्क पड़ेगा क्या तुम्हारा सोल्व करने पे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फोन कॉल और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर 1 मिनट, पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी नो फोन कॉल, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखता है, ये बता रहा हूँ, ये लिखता क्यों है बेटा? इस बात का कोई काम नहीं है, फिर बोल देता हूँ, प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं, मगर ऊपर की लाइन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये 1 पर्टिकुलर मिनट क्यों बोलता है कि ये हमसे, बेटा पहले यह समझ लो, बाद में कर लें, जो भी टाइम पास करना है। ये हमसे कहता है कि पर्टिकुलर 1 मिनट के अंदर नो फोन कॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक छोटे से स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हमें क्या बताओ बेटा? 1 मिनट क्या है, स्मॉल इंटरवल है या नहीं है? कितने मिनट की बात चल रही है यहाँ पर? 9 से 10 में 60 मिनट की। ये तो सिर्फ एक ही पूछ रहा है उसमें से कि पर्टिकुलर एक। तो तुम देखो ये प्रोबेबिलिटी अपन को किसमें पूछ रहा है? सिर्फ 1 मिनट के अंदर नो फोन कॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। कितना छोटा टाइम है 1 मिनट, है ना। 1 मिनट को कैसे लिखा था मैंने अभी? मान लो 9:15 से स्टार्ट करे तो 9:16 1 मिनट हुआ। मान लो 9:40 से स्टार्ट करे 9:40 से तो 9:41 1 मिनट हुआ, है ना। तो ये बात नहीं समझ में आई?
1 मिनट को लिखना, तुम्हें दिखाया कैसे लिखते हैं 1 मिनट, और कितना छोटा टाइम है 1 मिनट, वेरी स्मॉल इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यही है ना 1 मिनट, क्या है 1 मिनट, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है क्या 1 मिनट, हाँ सही है। और मैंने 1 मिनट कैसे लिखा था, 9:15 से 9:15 से 9:15 से 9:15 प्लस 1 मिनट, सही है, 9:16 हो गया। यानी अभी मैं 9 को हटाऊं तो 15 से ये हो गया 16 मिनट, हाँ। तो ये समझ में आता है, टी से टी प्लस डी टी, 15 से 15 प्लस 1, ठीक है, ये है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ये डी टी क्या है, डी टी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, के टी, के टी, वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो तुम्हें सिर्फ ये बच्चे पूछ रहे थे टी और टी प्लस डी टी का मतलब क्या था बताओ, तो ये सिर्फ बता रहा हूँ कि टी मतलब टाइम पीरियड होता है, और प्लस डी टी कहाँ तक का, जैसे 15 मिनट है तो 15 मिनट से 16 मिनट, ठीक है, 1 मिनट जोड़ दिया, ये 1 मिनट जोड़ दिया डी टी, ठीक है, टाइम का एक हिस्सा होता है डी टी, ठीक। चलो तो समझ में आ गई, बस ये बात रह गई थी बाकी समझाने की, बाकी ये पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ ही गया था पूरा, हैविंग मोर देन वन सक्सेस। अब ये कुछ काम आएगा क्या, टी प्लस डी टी है, कुछ भी काम नहीं आता, ऐसे ही पूछा था क्या क्यों आया है, क्या मतलब है इसका, तो इसे बता दिया बस कि इसका मतलब क्या है, ठीक। और ढूंढते कुछ, हाँ अब ये फॉर्मूला देख लो बेटा, एक बात याद रखना, m का मतलब ही kt होता है, kt, ठीक है। हम बोलते थे m को np, ये p के बराबर और ये n के बराबर, नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक। अब kt को क्या कर दिया, अब kt का कोई काम नहीं है, kt का कोई काम नहीं है, kt क्या बन चुका है m, तो अभी हमें इसका कोई काम नहीं है, हम इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, e max, m का मतलब kt है, e माइनस kt इंटू kt की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। बाहर में जान दो kt को, kt डोगी नहीं पढ़ते अपन, आ जाओ बेटा। और कुछ रखा है यहाँ पर समझने के लिए, नहीं। A random variable x is defined to follow Poisson distribution with parameter, पैरामीटर तो n था, अब आया लेमडा, ये जो साइन है, साइन तुम्हें दिख रहा है, ये स्टाइलिश वाला साइन जो स्टाइलिश में खड़ा है, ऐसा पोज देकर मस्त शानदार, और कैसे हो, ये है लेमडा। लेमडा ही बोलना और कुछ मत बोलना, आ जाओ बेटा। लपड़ खा के मानेगा, ऐसे मान जाएगा। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है नहीं होती क्लास में, मजाक एक अलग चीज़ होता है, डिसिप्लिन एक अलग चीज़ होता है, होता है नहीं मत कर, होता है ना, ये सही है जो तू कर रहा है। चलो तुम जैसे बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखानी पड़े तो फिर क्या ही मतलब आया। हाँ तो मस्ती मजाक करो, मगर एक बार एक हरकत को एक बार किया, 2 बार किया, बार बार ही कंटिन्यू। हाँ पैरामीटर क्या है, अब लेमडा होता लेमडा ही है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया क्या है बेटा, एम। लेमडा वेमडा लिखने मत बैठ जाना, वहाँ एम ही चलेगा अपना। बाकी याद रखना एम का मतलब लेमडा भी होता है और एम का मतलब केटी भी होता है। केटी बोलो, लेमडा बोलो, एम बोलो, सब एक ही बात है, ये सब के सब पैरामीटर के अलग अलग नाम है। यहाँ पर ई क्या है, ई है ट्रांसेंडेंटल क्वांटिटी विद एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी ये क्या होता है ट्रांसेंडेंटल क्वांटिटी,
बेटा ऐसी क्वांटिटी जो एक मतलब एक कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट, ठीक है, जैसे पाई, एक्सपोनेंशियल और पाई, ये दोनों क्या है, ट्रांसेंडेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। पाई फिक्स रहता है 22/7, उसका भी रूल है क्यों फिक्स रहता है, पाई का रूल है, एक रीज़न है क्यों फिक्स क्यों रहता है वो, ठीक है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊँ, मैथ्स वैथ्स खत्म हो गई तो कभी पाई के बारे में भी बताएंगे तुम, ठीक है। तो तुमने क्या वो सर्कल का जो पढ़ा एरिया वगैरह, वो बिना लॉजिक के पढ़ लिया ऐसे ही, बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्या हाँ मेरे को याद, अच्छा उसमें भी हाँ लॉजिक बता रहा हूँ, अच्छा मैंने छोटी कक्षा में मैंने हर चीज़ ही बिना लॉजिक के पढ़ी थी। और छोटी कक्षा में क्या हुआ कि मेरे दादा के साथ हम बहुत बातें करते रहते थे, दादा और मैं, तो मेरे दादा चल बसे ना, अब कैसे करूँ, होते तो ज़रूर करते, बहुत बातें करते। अब दादा ने क्या किया, हमें मीनिंग, लॉजिक समझने की आदत डाल दी। कुछ भी होता दादा बोलते, समझ में आया क्या बोला, मैं नहीं, शायरी बनने की आदत थी दादा को, दादा से पापा को पढ़ी, पापा से मेरे में आई। अब दादा को सिर्फ पढ़ने की आदत नहीं थी, वो पढ़ते थे तो मुझसे ऐसे बोलते, पढ़ते ऐसे बोलते थे, कुछ समझ में थोड़ी आया होगा तेरे को, मैं नहीं आया, ऑब्वियसली नहीं आएगा। वो बुक किसकी पकड़ाई पता है, बचपन में तो सिंपल शायरों की पकड़ानी चाहिए, ठीक है, गालिब की पकड़ा दी सर के ऊपर, गालिब तो ऐसा भाई भारी, फुल सर के ऊपर। गालिब के तो रिसर्च होते हैं, रिसर्च सेंटर बनाया पूरा गालिब का, तो शायरी पे रिसर्च करने के लिए उसकी पकड़ा दी मेरे को। मतलब ये समझ लो अभी छोटा बच्चा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हूँ, और फाउंडेशन का कोर्स पकड़ा दिया पढ़ने के लिए, पकड़, ऐसी हालत, ऐसा है गालिब। अब एक वर्ड समझ में नहीं आया मेरे को तो, वो मुझसे पूछते रहे, एक शायरी पढ़ी, रफ़ीकों से रकीब अच्छे जल के नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते। समझ में नहीं आया मेरा क्या चल रहा है। तो बोला रफ़ीकों से रकीब अच्छे, दोस्तों से दुश्मन अच्छे, कम से कम जल के नाम तो लेते, याद तो करते। दुश्मन ऐसा होता है हर जगह याद करेगा, तुम्हारा जो दुश्मन होगा ना, वो जहाँ मिलेगा ना पहले तुम्हारी बात करेगा। दुश्मनी इतनी ख़राब होती है कि तुम्हारी बात निकलवाएगी इसे उसके मुँह से ज़बरदस्ती, ठीक है। तो रफ़ीकों से रकीब अच्छे, दोस्तों से दुश्मन अच्छे, जल के नाम लेते, फिर बोलता है गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते। मतलब फूल से कांटे अच्छे होते, तुम चलोगे ना तो फूल पे तुम्हारा ऐसा पल्लू वगैरह जो होगा लहरा के निकल जाएंगे, लेकिन कांटे होंगे तो वो कांटों में अपने कपड़े वगैरह कुछ होंगे ना, उलझ जाएंगे, दामन थाम लेता है। तो फूल लहरा के चले जाएंगे, कपड़े अड़ के चले जाएंगे फूल से, और अगर कांटे होंगे तो ऐसे कांटे से चलोगे, वहाँ से निकलोगे तो दामन थाम लेंगे, मतलब कपड़ों में अटक जाएंगे, तो मैं ऐसे रोक लेंगे। मतलब ऐसे बताता है कि भाई इससे हमने ये देखा कि वो रोक लेते हैं अपन को ऐसा। तो ऐसे शायरी वगैरह पढ़ते हैं, मेरे को बता देते को समझ में आ जाएगा, मतलब नहीं समझाने बैठ जाते। तब से ऐसा लगा कि यार हर चीज़ को समझने में ज़्यादा मज़ा है, उससे ये समझ में आया कि समझने में ज़्यादा मज़ा है। अब समझो बस, अब बचपन तो ख़राब कर ही लिया था मैंने अपना, मुझे लगा अब ये सुधरने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि मैं 8वीं 9वीं 10वीं में क्या सुधारूँ, अब 7वीं 6वीं तक तो मैं बिगाड़ के आ ही चुका हूँ। तो तब तक तो मेरे को ABCD भी पता नहीं था, लॉजिक। फिर क्या हुआ कि आसपास के बच्चे आने लग गए, जब मैं बड़ा हुआ, मैं 11 से पढ़ने लग गया, 11 से बिल्कुल सीरियस हो गया, ठीक है। और 11 से मैं ऐसे पढ़ा लॉजिक के साथ, 11 से मतलब ये अच्छी बात हुई कि 11 से सुधर गया मैं, ये अच्छी बात हुई, क्योंकि अकाउंट्स पहली बार पढ़ी ना, बिजनेस पहली बार पढ़ी, इको पहली बार पढ़ी, तो सब मैंने लॉजिकल पढ़ा, बिल्कुल मेरे को बिना लॉजिक के तो मतलब समझ में ही नहीं आता था कुछ। उसके बाद तो ऐसे अकाउंट्स पढ़ी कि जीवन में कभी अकाउंट की कोचिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चाहे CA फाइनल ही क्यों ना आ गया हो। आज भी CA फाइनल को पढ़ा सकता हूँ अकाउंट्स, जब तक मैंने खुद ने कभी पढ़ी नहीं है, कभी कहीं किसी से भी, ठीक है, मगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट है अकाउंट्स पढ़ाने। तो वो इतना सिखा गया कि समझ के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है, तो बस फिर समझ के पढ़ना शुरू किया 11वीं कक्षा से, 11वीं से। अब उसके पहले के फंडे तो सभी ले पढ़े, कुछ पता ही ना, कुछ भी क्या चल रहा है, एक वर्ड पता नहीं था, समझ में कुछ आता था, रटके जाता था, रटके एग्जाम्पल, 10वीं तक तो सिर्फ रटके जाता था मैं से, कोई भी चीज़ पढ़ी रट लिया, ABCD भी नहीं आती थी मेरे को। अब तुम सोचो पढ़ना शुरू किया, इसको कैसे पढ़ा होगा मैंने। अब मैथ्स में तो मैं 0, वही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें,
सप्लीमेंट्री लेकर आया बच्चा 10वीं कक्षा में मैथमेटिक्स में, और मैं तुमसे कहता हूँ मैथ्स मेरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ्स तो जीवन है मेरे लिए। हाँ 10वीं में सप्ली आई थी मेरे को मैथ्स में, तुम्हें लगेगा नहीं कभी। हाँ बोर्ड में 10वीं बोर्ड एग्जाम में सप्ली का रिजल्ट होगा शायद मेरे पास। मैथ्स में मेरे को सप्ली आई थी, मैं दूसरी बार सप्ली देके पास हुआ हूँ, दूसरी बार में 52-53% थी 10वीं में मेरी। हाँ सही, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। हाँ 52-53 या 55 मान लो ज़्यादा, 10वीं में इतनी परसेंटेज। 12th में परसेंटेज बढ़ के 75 हो गई, 75%। हमारे टाइम पे परसेंटेज वो तुम्हारी तरह नहीं आती थी ऐसे 90 पार या ऐसे 90 की लड़ी लगी पड़ी है, और कोचिंग का रिजल्ट हमारा 30 बच्चे तो 90 ले आते भाई, ठीक है। ऐसा हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं था, मतलब एक बच्चा भी 90 ले आए ना धूम मच जाती थी भाई, नाम हो जाता था उसका। मुर्ता सर ले आए थे 91, 12th में कोचिंग जाते थे, मुर्ता सर 91 ले आए और धूम मच गई भाई। 91 तो पता नहीं क्या आ गया, जिससे एड बना गई हो, ठीक है, AKR बना गई हो, ऑल इंडिया रैंक तो नहीं, ऑल कोटा रैंक बना गई हो। सारे झूम रहे खुशी से पागल हो रहे, अबे भाई ये इतने परसेंटेज लेकर आए, 91 लेकर आए। अब तो खैर इतना कॉमन हो गया। 26 अभी ऐसे अच्छा कुछ लेकर आया, 85 के अराउंड, 85 के अराउंड कुछ ऐसा लेकर। सबसे कमज़ोर में ही था। आ जाओ बेटा, अब वही कुछ काम की बात है यहाँ पर, सब हो गया। हाँ अप्रोक्सीमेशन की बात बाद में करेंगे, ये दो तो भी छोड़ रहा हूँ, याद रखना इसको छोड़ रहे हैं अपन, बाद में पढ़ेंगे डिटेल विद लॉजिक। चलो आ जाओ विद लॉजिक, आ जाओ। ये कर लेते 16.11, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कराने का तरीका भी देखना थोड़ा, कैसे किया भाई ने, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करा, तरीका देखना, बस तरीका, स्पीड देखना और तरीका देखना। स्पीड तो खैर दिखा नहीं पाऊंगा तुम्हें मैं, ये तुम्हारे भी ऊपर से चला जाएगा, बाकी तुम समझ जाओगे स्पीड क्या रहेगी। ये कह रहा है कि 2 की प्रोबेबिलिटी और 3 की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है पॉइजन के अंदर, तो फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वेयर x इज अ पॉइजन वेरिएट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ये बोल रहा है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वेयर x इज अ पॉइजन वेरिएट। अगर x पॉइजन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है x, ठीक है, तो उसमें मीन और एसडी बताओ। अरे मीन होता है m, एसडी होता है रूट m, ये दो चीज़ पूछ रहा है तुमसे। अब ये प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल होती है, ये बता रखा है ना। आओ सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करें। देखो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे e की पावर माइनस m पता ही नहीं अपन को, ये ना पता, m की पावर x पता है क्या, हाँ ये रहा 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m, सही है। अब 3 लिख रहा हूँ, m की पावर 3 अपॉन, अब चमत्कार देखना, देखना स्पीड, देखना स्पीड। अभी यहाँ देखो, अरे पढ़ लो यार, क्या मोबाइल चलाते रहते हो पागल की तरह। ये और ये सेम है, न्यूमरेटर सेम होंगे तो कट जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो कट जाएंगे। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, सही गए। अरे 2 फैक्टोरियल गया तो यहाँ से फैक्टोरियल ही गया, है ना। तो क्या बचा m और 3, m इज इक्वल टू 3, खत्म, सोल्व, हैंस प्रूव्ड। m आया 3 तो ये आएगा रूट। काटना है बेटा, सिर्फ काट पीट करके सबको उड़ा देना है, जीवन में सबको खत्म कर देना है, उसके बाद जीवन बचेगा। सब हटा दो, सब खत्म कर दो, मोह माया, ये मोह माया है आसपास, सब हटा दो, सब खत्म कर दो, उसके बाद मिलेगी जिंदगी, जीवन। समझ गए बेटा कैसे किया। ई सेम था, कट गया, m की पावर 2 और m की पावर 2 कट गई तो अकेला m बचा। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का पार्ट कट गया तो 3 बचा, ऊपर m नीचे 3 यहाँ आया, m यहाँ रहा, 3 यहाँ आया, m इज इक्वल टू 3, खत्म, सॉल्व। ठीक है ना, हटा दो। भाई लगे पड़े, भाई कुछ कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, इनको करने दो भाई, देखना ही मत, नज़र खराब हो जाएगी, देखना भी नहीं है, काय को देखे, अपना काम हो रहा है, अपना काम बंदा, बाहर में जाए आई जाएगी जनता, चला जाओ बेटा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन करके दिखा, ये थोड़ा भारी है, ध्यान से देखना।
द प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स क्या है रैंडम वेरिएबल, फॉलोइंग। अब मेरी बात सुनो, अगर एक्स रैंडम वेरिएबल है, पॉइजन फॉलो कर रहा है, तो एक्स कौन सा वेरिएबल हुआ रैंडम में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुआ है ना, कंटिन्यूस थोड़ी हुआ। वुड अज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू, अब एक्स पता है क्या है, एक्स है, एक्स वुड बी, एक्स वुड अज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू, एक्स है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है ये, समझ में आया। एक्स एज्यूम पॉजिटिव वैल्यू, एक्स पॉजिटिव वैल्यू है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस e की पावर माइनस 2.7। अब प्यारे बच्चों, एक्स अगर पॉजिटिव वैल्यू है, क्या है पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब एक्स माइनस में नहीं होगा, -2 -1 सॉरी -1 ये नहीं होगा, एक्स 0 भी नहीं होगा, तो एक्स क्या है पॉजिटिव वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये लिखा है ना बेटा, देखो लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल एक्स जो कि पॉजिटिव वैल्यू है इज, प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस, सही है ना, समझ में आ रहा है, लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक्स क्या है, एज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू, एक्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज ये, और एक्स क्या है पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब एक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके एन है भाई, ठीक है। बोलता है व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अब तो पता है मोड एम होता है और ई के ऊपर जो पावर होती है एम की होती है, आंसर है 2.7, खत्म। मोड 2.7, अब 2.7 होता है तो उसका लार्जेस्ट इंटीजर मोड होता है, तो 2 मोड हो गया, खत्म, देखते ही खत्म हो गया सोल्व क्वेश्चन। बोला मोड निकालो, मोड क्या होता है एम, फिर एम में वो खेल खेलते हैं ना अपन, इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, अगर एम इंटीजर नॉन इंटीजर है तो उसमें लार्जेस्ट इंटीजर, अभी एम क्या है, ई के ऊपर जो पावर होती है किसकी होती है, एम की, तो ई के ऊपर पावर है -2.7, ये एम है, ये क्या है नॉन इंटीजर, तो ये नॉन इंटीजर है, तो इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 2, तो मोड है 2, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर सोल्व करना हो तो कैसे करते सोल्व, इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दे क्या, कितने सारे नंबर है मेरे को तो पता भी नहीं है, तो एक काम करो, जब 1 2 3 4 सबकी निकालना हो तो 0 की निकाल लो, क्या ये और ये सेम है, क्या इनकी प्रोबेबिलिटी और 1 माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी सेम है, हाँ, तो अपन ऐसे करते देखो, 1 माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, e की पावर -2.7 सॉरी e की पावर माइनस m, मुझे पता थोड़ी m ये है, मान लो मुझे पता नहीं m क्या है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, x क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है 1 2 3, यही होती है पॉजिटिव वैल्यू, हाँ, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके n तक की। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालना है, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, 0 की निकाल के 1 में से माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 0 ऐसे ही करूँगा, हाँ, तो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले तो 1 माइनस लिख दिया, 1 माइनस, अब मुझे निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, e की पावर माइनस m, ये होती है प्रोबेबिलिटी, सही है, ये बात समझ में आई, कोई डाउट है किसी को भी नहीं, इसकी वैल्यू इसके इक्वल बता रखी है, इसके इक्वल 1 माइनस e की पावर -2.7। अब यहाँ पर हर चीज़ सेम है और m की जगह पे क्या है 2.7 है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, ऐसे भी करके बता दिया मैंने, डायरेक्ट भी बता दिया कि भाई e के ऊपर जो पावर होती है किसकी होती है, m की होती है, तो ये 2.7 ही m है। मीन पूछता डायरेक्ट लिखता, मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 2.7। मोड पूछा तो मोड के अंदर तो इंटीजर नॉन इंटीजर खेलना पड़ता है, समझे, अभी आ गई बात समझ में। तो ये बोल रहा है x का मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव वैल्यू तो 1 2 3 4 5 होती है, इन सब की प्रोबेबिलिटी बताओ, इन सब की प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल है। अब मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकालने बैठूंगा, मैं तो एक काम करता हूँ 0 की निकाल लेता हूँ, 1 में से माइनस कर लेता हूँ, तो 1 माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी, और मुझे पता ही है पॉइजन में 0 की प्रोबेबिलिटी e की पावर माइनस m, तो 1 माइनस e की पावर माइनस m, ये इक्वल है इसके बराबर,
तो मैंने इसके सामने ये लिख दिया। अब हर चीज़ सेम है और m की जगह पर ये है, तो मेरे को पता पड़ गया m का मतलब क्या है 2.7। समझ गए बात? जो डायरेक्ट ही आ गई थी बिना मेहनत करे, समझे? वो तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ये क्या लिखा है इन लोगों ने, ये कहाँ से आ गई बात। भाई कोई बच्चा बोले मुझे तो ये भी समझाओ, ये क्या किया इसने, मोर देन जीरो, ये लेस देन जीरो, ये क्या किया? ये समझ में आया? ये मोर देन जीरो क्या लिखा उसने? पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? मोर देन। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन जीरो का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू जीरो। ये होता है मोर देन जीरो का मतलब। तो कोई ये पूछे मुझसे ये क्या है, तो वो समझा दिया मैंने। ठीक है, 2 तरीके से बता दिया इस क्वेश्चन। हटा दो इसको अभी। इसके बाद कोई आया? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉइजन वेरिएट इज 1.732। समझो बेटा, तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर रूट m। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यही होता है ना, रूट m। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है रूट m। वो तुम्हें दे रखा है 1.732। तो m क्या हुआ? 3। सही है, तो मीन आ गया 3। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी द वेरिएट लाइज। अब देखो पॉइजन में सिर्फ m चाहिए होता है, बस m चाहिए होता है ना, पैरामेट्रिक है ना। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? वॉट इज द प्रोबेबिलिटी। पहले क्वेश्चन को समझा करो आराम से, तसल्ली से। इसने कहा है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ। हमने कहा भाई किसकी बताए? इसने कहा यहाँ से यहाँ तक की बताओ। हाँ यही कहा ना इसने। आओ मैं नंबर लाइन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? नंबर लाइन। देखो मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेबी स्टेप। नंबर लाइन में सबसे छोटा नंबर है 2.3 और बड़ा नंबर है 3. अब 2.3 के बाद क्या आता है नंबर लाइन में? -2.2। अभी मैं डेसिमल ना बोलूँ, होल नंबर बोलूँ, तो होल नंबर कौन सा आता है? इसके बाद होल नंबर 3 आता है। बहुत बढ़िया, -3 पहले आता है, सेंटर में 0 आता है। तो इसके बाद कौन सा होल नंबर आएगा? -2। भगवान तुम्हारा भला करे, -2 आएगा ना इसके बाद। हाँ, और यहाँ -1। ये समझ में आती है तुम्हें बातें? हाँ, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ, फिर और कुछ आएगा नहीं ना, होल नंबर थोड़ी आएगा, क्योंकि 3.6 ऐड के पहले तो यही होल नंबर है। अब तुम समझो तुम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हो, इंडिविजुअल डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? ठीक है, पहली बात तो क्या नेगेटिव वेरिएबल होते हैं क्या? नहीं, तो इनको हटाओ, हटा दिया। ठीक है, अब कौन कौन से वेरिएबल बचे? 0, 1, 2, 3। इसका कोई रोल होता है क्या डेसिमल का? डिस्क्रीट में डेसिमल वगैरह डेसिमल होते हैं क्या? नहीं, तो ये भी हटाओ डेसिमल। असल में तुमसे पूछ रहा है 1, 2, 3, 4 चीज़ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मगर स्टाइल से पूछ रहा है, स्टाइल से। ठीक, अब समझ गए तुम लोग? ये लाइन का मतलब समझ में आया क्या होता है? इस लाइन का मतलब होता है 0, 1, 2, 3 की प्रोबेबिलिटी बताओ। सबको समझ में आया ये बात कि क्यों ऐसा बोला? क्यों? क्योंकि माइनस की प्रोबेबिलिटी माइनस में होता नहीं है, पहली बात। डेसिमल में होता नहीं है, दूसरी बात। बचे कौन से नंबर? 0 और पॉजिटिव नंबर। हटा दूँ? जीरो, 1, 2, 3 की प्रोबेबिलिटी आ गई। ई कॉमन ले लिया, E-3 कॉमन ले लिया और वापस से गिनती चला दो। यहाँ 1 आएगा, या 3 और 1 से 3 आएगा, या 3 की पावर 2 से 9 और यहाँ से 2, तो 9 और 2 आएगा, या 3 की पावर 3 से 27 और ये 6 आएगा। कितने मज़ेदार है। ई कॉमन ले लेते हैं हमेशा। ठीक है भाई, ये कर लोगे तुम घर पे एक बार ट्राई। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास m आ जाएगा। नहीं तुम मत करना यार, मैं करो, ये मैं करो, मत करना। ठीक है, तुम करने जाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी तुम्हें। ठीक, ये तो अपन ने कर ही लिया। ये करना तुम लोग, ये वाला ट्राई करना। इसमें m बता देगा कोई मुझे? m क्वेश्चन देखकर प्लीज़। हाँ, क्वेश्चन देख, बच्चा आंसर पे ध्यान देता है सबसे पहले। आंसर मत देखना, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन ये उधर लिखा,
ये 2%, एम कह रहा हूँ, एम होता है एवरेज। एवरेज दे रखा है यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो एवरेज ना हो तो फिर एवरेज एम कैसे निकालते हैं? एम का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू बी। एन है क्या? सही है, 150 एन है, ये पी है, एन बी कर दो, एम आ जाएगा। एम है ही नहीं इसमें, इस वाले क्वेश्चन में तो था एम, फोन कॉल में 4 है ना, इसमें है ही नहीं। ठीक है, 3 आ गया, ये आ गया एम 3। एम इज इक्वल टू एन बी, ये 3 आ गया। बस एम आती तो कुछ भी निकालो, ये तो निकालना है बस, आराम से निकलेगा। एम चाहिए और क्या चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आज के लिए इतने, बाय टेक केयर, हमारा आपका दिन मंगल।